वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे न्यू सिलेबस के अंदर, जो कि आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। आपके एग्ज़ाम में 2023 से 24 में ये चैप्टर आने वाला है। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से आकर देख सकते हैं। इसके आपको नोट्स का भी PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही। यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो शहर थे, वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर माल पहुँचाने का कार्य किस तरीके से किया जाता था, किस किस चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, वो सारा का सारा इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। जिसकी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के लोग जो है कृषि काफ़ी अच्छी तादाद में किया करते थे, परंतु फिर भी मेसोपोटामिया के लोग जो थे उनके लिए खनिज संसाधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था, क्योंकि ये सब लोग ज़्यादातर कृषि में ही लगे हुए थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है वो ज़्यादातर अपने जो सामान थे, जैसे कि औजार, मोहरे, मुद्राएं, आभूषण, पत्थर, ये सब बनाने के लिए वो दक्षिण के क्षेत्रों से संपर्क किया करते थे और दक्षिण क्षेत्र के लोगों से मंगाया करते थे। हाँ, मेसोपोटामिया के लोग दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनसे ज़्यादातर औजार मंगाया करते थे, मोहर, मुद्रा, आभूषण, और इन सबको बनाने के लिए कई सारे पत्थर, ये सारी की सारी चीज़ें दक्षिण के क्षेत्रों से मंगाया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। इराकी खजूर, पॉपुलर, पेड़ों की लकड़ी, गड़िया, गाड़ियों के लिए पहिए, नाव बनाने के सामान, ये सारी की सारी चीज़ें भी मेसोपोटामिया के लोग अलग अलग जगह से मंगाया करते थे। मेसोपोटामिया के अंदर औजार, गहने और कई सारी धातुएं भी उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामिया के लोग ऐसा माना जाता है कि लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और कई सारे पत्थर जो है मेसोपोटामिया के लोग तुर्की और ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग इन सब सामानों के बदले या तो कपड़ा दिया करते थे या कृषि से बने हुए उत्पाद जो दिया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिवहन व्यवस्था। मेसोपोटामिया के लोग स्थल मार्ग का तो प्रयोग किया करते थे, जिसके अंदर वो बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे, परंतु सबसे ज़्यादा जो व्यापार के लिए अच्छा माना जाता था मेसोपोटामिया के लोगों के लिए वो था जल मार्ग, क्योंकि ये सस्ता था और आसान था। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता था। मेसोपोटामिया के अंदर 2 महत्वपूर्ण नदियाँ थीं, दजला और फरात। इन नदियों के द्वारा जल मार्ग द्वारा व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया के लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया के मंदिर तथा देवता। यहाँ से आपका ज़्यादातर 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में इस टॉपिक के अंदर से। तो समझ लेते हैं इस टॉपिक को। मेसोपोटामिया के अगर मंदिरों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के मंदिर जो थे वो आम तौर पर घरों की तरह ही हुआ करते थे, बस उसके अंदर छोटा सा डिफरेंट हुआ करता था कि जो मंदिरों की दीवारें थी, जो मंदिर की बाहर की दीवार थी, वो कुछ खास अंतराल के बाद भीतर की तरफ घूमी हुई थी, फिर उसके बाद बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। लगभग इस तरीके से आप कह सकते हो, अंदर की तरफ जाते हुए और फिर यूँ, इस टाइप से कुछ शेप था मंदिरों की दीवारों का। ये एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर था घरों के अंदर और मंदिरों के अंदर। जो मंदिर थे वो देवता और देवियों को समर्पित थे, जैसे कि उर देवता थे जिसे मेसोपोटामिया के लोग चंद्र देवता मानते थे, और इन्नाना जो देवी थी उन्हें माना जाता था कि ये प्रेम और युद्ध की देवी हैं। मेसोपोटामिया के लोग जो है मंदिरों में कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और यही देवी देवताओं के निवास स्थान हुआ करते थे। इसलिए माना जाता है कि मंदिर जो थे ज़्यादातर घरों की तरह ही हुआ करते थे। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है कि जो मंदिर थे कुछ उर देवता के थे, कुछ इन्नाना के थे। जो मंदिर जो है उसके बारे में ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि मंदिरों को ईंटों से बनाया जाता था, और जैसे जैसे लोग ज़्यादातर इसके अनुयायी होते चले जाते थे, मंदिरों का आकार भी बढ़ा दिया जाता था। मंदिर के अंदर
खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बना दिए जाते थे। इसलिए आप कह सकते हो कि ज़्यादातर शुरुआत के मंदिर जो है वो घरों की तरह ही हुआ करते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी न किसी देवता का घर हुआ करता था। बस छोटा सा अंतर जो कि हमने ऊपर पढ़ा है कि मंदिर की दीवार जो है कुछ खास अंतराल के बाद अंदर की तरफ फिर बाहर की तरफ मुड़ी हुई होती थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया के देवता और उनकी पूजा। मेसोपोटामिया के देवता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि देवता जो जो थे उर देवता हो गए और इन्नाना हो गई, ये देवी देवता थे मेसोपोटामिया के लोगों के। जो देवता होते थे वो पूजा का केंद्र बिंदु हुआ करते थे लोगों के लिए। लोग जो देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली ये सब चढ़ाया करते थे। आराध्य देव जो थे ये भी बहुत ज़्यादा प्रमुख थे मेसोपोटामिया के अंदर, क्योंकि इन देवताओं को खेतों का और मछलियों का स्वामी माना जाता था और पशुधन का स्वामी माना जाता था। इसलिए लोग इन्हें खुश करने की कोशिश किया करते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक लाभ प्राप्त किया जा सके। परंतु धीरे धीरे मेसोपोटामिया के समय बदलता गया और माल को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की आवश्यकता पड़ने लगी। इसलिए मेसोपोटामिया के लोगों ने समय आने पर जो उपज का जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उन्हें बेहतरीन वस्तुओं में बदलने के लिए, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, ये सारे के सारे कार्य जो है मंदिरों में करना शुरू कर दिए। और इस प्रकार आप कह सकते हो कि मंदिरों ने आर्थिक क्रियाकलापों में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेसोपोटामिया के शासक के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं हम इस चैप्टर के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि समय का जो विभाजन था वो सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा अपनाया गया था और वहीं से ही समय का विभाजन जो है वो रोम में फैला और इस बाकी इस्लाम की दुनिया में, उसके बाद में यूरोप में पहुंच गया। यानी समय को बांटने का जो तरीका था वो किस तरीके से फैला, ये टॉपिक है इस बेस पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिलगेमिश के ऊपर। इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। जो गिलगेमिश थे वो उरुक नगर के शासक थे और ये महान योद्धा थे। इसने अपनी कुशल युद्ध की नीति से दूर दूर के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। सेकंड शासक है असुर बनीपाल। असीरिया शासक थे असुर बनीपाल, जिन्होंने बेबीलोनिया से कई मिट्टी की पट्टिकाएँ मंगवाई थी और फिर निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है नेबोपोलास्कर। इन्होंने 625 में बेबीलोनिया को असीरिया अधिपति से मुक्त करा दिया था और उसे स्वतंत्रता दिला दी थी। ऐसा माना जाता है कि 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन जो था वो दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा था। नेबूनिडफ जो थे वो स्वतंत्र बेबीलोन के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट और इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वार का शीश। इसमें से अक्सर 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी और पैराग्राफ में भी ये क्वेश्चन आ जाया करता है इस टॉपिक का। तो समझ लेते हैं इस टॉपिक को। वार का शीश आखिर है क्या। 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में एक स्त्री का सिर मिला है। ये सिर जो है वो संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ये जो सिर है इसकी आँखों में, बोहों में नीले लाज पर जो है वो जड़े हुए हैं, सफ़ेद सीपी लगी हुई है और काले डामर लगे हुए हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इस सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये खांचा जो है इसलिए बनाया गया ताकि जो स्त्री है वो गहनों को पहन सके। ये जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस मूर्तिकला का नमूना माना जाता है, क्योंकि इसके जो मुख है, थोड़ी है और गाल जो है उसकी को बहुत सुकोमल और सुंदर तरीके से तराश कर बनाया गया है, जो कि दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसलिए भी ये पत्थर की मूर्ति जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जिस पत्थर से बनाया गया है तराश कर वो बहुत ज़्यादा दूर से लाना पड़ता होगा। ये है, आप देख लो, वार का शीश। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वार का शीश जो ये स्त्री का शीश है, इसके ऊपर ये गहने पहनने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ पे इसकी आंखों में जो कि बिलर होया हुआ है, यहाँ पे नीले लाजपत, सफ़ेद सीपी, ये सब जो है दिखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो इसकी कोमलता कितनी अच्छी तरीके से ली गई है, शेप थोड़ी की और गालों की, जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे कि ये रियल है स्त्री।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।